स्पेशल केस हम कर रहे थे प्रोपोर्शन का, वेरिएशन का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, सवाल लिखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग when an object is falling, air resistance R varies as the square of speed S at a certain speed, the air resistance is, आपको मैंने कहा था उधर बैठ जाएं यार, आपने टाइम जाया किया पूरी क्लास का। आप उधर बैठती तो बच्चे उधर डिस्टर्ब ना कर रहे होते। नो लीव इट, पहले से उस जगह को फिल किया करें। एक बच्चे को उधर बिठा दें। एट अ सर्टेन स्पीड the resistance is 30. The resistance is 30 न्यूटन्स या n, यूनिट्स है n उसके साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। What is the resistance? What is the resistance at twice this speed? टाइम पे आया करो यार, ठीक है, टाइम आप लोग क्या आने का। What is the resistance at twice this speed? What is the resistance at twice this speed? जी सवाल लिख लें। When an object is falling, air resistance varies as the square of speed. Air resistance varies as the square of speed. Air resistance varies as the square of speed. At a certain speed, the resistance is 30 newtons. At a certain speed, the resistance is 30 newtons. What is the resistance at twice this speed? What is the resistance at twice this speed? ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आप जब सवाल देखते हैं तो लास्ट टाइम कल हम लोगों ने एक रिकॉल किया था, हमने कहा था कि जब कभी भी इसके प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के या इनवर्स प्रोपोर्शन के, हमेशा थीम क्या चल रही होती है? थीम क्या चल रही होती है? दो वैल्यूज देता है जिसकी मदद से के निकलता है, और हम उस के को हम इक्वेशन में डालते हैं तो हमारी एक जनरल इक्वेशन आ जाती है विच कनेक्ट्स दोस टू वेरिएबल्स। यस्टरडे इट वाज एक्स एंड वाई, टुडे द टू वेरिएबल्स आर आर एंड एस। दे बोथ आर वेरिंग एज सिमिलर, एक अगर इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसका। हमारा इसमें भी वही थीम चल रहा है, लेकिन इसने दो वैल्यूज नहीं दी हुई जो डायरेक्टली हमेशा पहले देता होता है के निकालने के लिए। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, एयर रेजिस्टेंस डिनोट किया है एयर रेजिस्टेंस को किस वेरिएबल के साथ? आर के साथ। वेरीज एज, ये जो लफ्ज है वेरीज एज, इसका मतलब कौन सी प्रोपोर्शन है? ये लफ्ज है किसका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। वेरीज डायरेक्टली एज किसके हिसाब से? स्क्वायर ऑफ द स्पीड एस, स्क्वायर ऑफ द स्पीड एस। इसका मतलब यह है कि हम जब इसकी पहली बात को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम इससे ये वाली बात निकाल सकते हैं कि नहीं? ये वाली बात मैथमेटिकली निकाल सकते हैं ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। अब इससे जो अगली बात निकलती है वो क्या निकलती है? आर इज इक्वल टू के टाइम्स एस स्क्वायर। दूसरी बात निकलती है आर इज इक्वल टू के टाइम्स एस स्क्वायर। आर रेजिस्टेंस के लिए लफ्ज, एयर रेजिस्टेंस के लिए, और एस था उसकी स्पीड के लिए था। के कौन है? जनरल प्रोपोर्शनैलिटी
कांस्टेंट हैं। पहला हमारा काम होता है हमेशा k निकालना। पहला काम क्या होता है? हमेशा k निकालना। कहता है एट अ सर्टेन स्पीड, एट अ सर्टेन स्पीड, कोई स्पीड थी। नॉर्मली क्या होता था पास्ट में, स्पीड की वैल्यू गिवन होती थी, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ जाती थी। यहां पे उसने कहा है एट अ सर्टेन स्पीड द रेजिस्टेंस इज 30। अब रेजिस्टेंस दे दी और हमारे पास स्पीड उसने नहीं दी, तो ये एक खास केस है जिसमें हम अज्यूम करते हैं खुद से कि लेट द सर्टेन स्पीड बी x, लेट दैट सर्टेन स्पीड बी x। ये जो खास बात है यहां पे, इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। हम यहां पे लिख भी देते हैं लेट द सर्टेन स्पीड बी x। उससे इक्वेशन कैसे बन जाएगी फिर? इट विल बिकम r की जगह में क्या आएगा? जब स्पीड x थी, जब स्पीड क्या थी? x थी। स्पीड x के ऊपर r की वैल्यू कितनी है गर्ल्स एंड बॉयज? 30। r की वैल्यू कितनी है? 30। तो r की जगह में हमने क्या पुट कर दिया? 30 पुट कर दिया। k अपनी जगह पे और स्पीड की जगह क्या पुट कर देंगे हम? x पुट कर देंगे। स्पीड की जगह क्या पुट कर देंगे? x, क्योंकि उसने स्पीड की एक्चुअल वैल्यू नहीं दी हुई, कल दी हुई थी, याद आ रहा है वो जो y और x का जो सा था वैल्यू दी हुई थी उसने x और y दोनों की। यहां पे उसने दो वेरिएबल्स जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी दोनों की वैल्यूज नहीं दी हुई, एक की दे दी, उसने कहा एट सर्टेन स्पीड उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 30 है, तो दैट सर्टेन थिंग इज कंसीडर्ड एज x। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो x का स्क्वायर क्या बन जाता है? x स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 30 अपॉन x। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 30 अपॉन x का स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? अब इसी k को हम किस में पुट करते थे? अपनी जनरल इक्वेशन में डालते थे ना, तो ये बन जाएगी क्या चीज? r इज इक्वल्स टू 30 अपॉन x स्क्वायर। और ये चीज, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ये क्या बन गई? दिस इज द इक्वेशन विच इज कनेक्टिंग r एंड s। समझ आ रही है? ये कौन था? ये वाला, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने निकाला फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। x की सूरत में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने पुराने केसेस में वैल्यू गिवन होती थी किसकी? स्पीड की भी और दूसरी क्वांटिटी r की भी, जिससे हम k एग्जैक्ट निकालते थे। 2 आता था, समटाइम 4 आता था, 5 आता था, 100 आता था, k कोई एक नंबर आता था। यहां पे वो नंबर क्यों नहीं आ रहा है? एक एक्सप्रेशन की शक्ल क्यों बनी हुई है? क्योंकि पिछले केस में उसने 30 तो गिवन था लेकिन वो नीचे सर्टेन बात लिखी हुई थी, तो सर्टेन को हमने कैसे कवर कर दिया? x के साथ कर दिया। ठीक है बात के नहीं? कोई मसला तो नहीं है यहां तक? सही हो गया? अच्छा, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? अब ये वो जनरल इक्वेशन है जो हर जगह इस्तेमाल करेंगे हम। बच्चों समझ आ रही है? जो हम हर सवाल में प्रोपोर्शनैलिटी की करते थे, जनरल इक्वेशन निकालते थे। अब अगली बात क्या लिखी है, जो असल सवाल है? सवाल ये है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। हमने क्या निकालनी है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस। R क्या होगी एट ट्वाइस दिस स्पीड। अब दिस कौन था इसमें? दिस स्पीड कौन था? बताएं मुझे, कोई बता सकते? दिस स्पीड कौन सी स्पीड है? पुरानी वाली, जिसको आपने अज्यूम किया। यहां पे लिखा ना एट अ सर्टेन स्पीड द रेजिस्टेंस इज 30। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट ट्वाइस दिस स्पीड? तो दिस स्पीड पीछे आपने क्या कहा था गर्ल्स एंड बॉयज? x। तो ये ट्वाइस दिस स्पीड क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब आप बेशक वेरिएबल अपनी मर्जी का ले लें, हमें नहीं पता वो कौन सी कितनी स्पीड थी, लेकिन ये जरूर पता है कि पहले अगर वो सिंपल था तो अब उसका डबल हो चुका है। पहले वो 1 थी तो अब वो 2 हो चुकी है, पहले वो 10 थी तो अब वो 20 हो चुकी है, पहले वो 30 थी तो अब 60 हो चुकी है। तो इसलिए उसने सर्टेन का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो सर्टेन को हमने अपनी दुनिया में एक्स हम कहते होते हैं। जिस चीज का ना पता हो हम उसको क्या कहते हैं? एक्स कह देते हैं। तो एट दैट सर्टेन स्पीड एक्स के ऊपर 30 न्यूटन्स थी, तो जब उसकी स्पीड डबल हो जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस डबल नहीं होगी। ये याद रखना, ये याद रखना। करके दिखाता हूं आपको मैं। यहां पे हम पुट करते हैं जैसे हमने पहले किया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट ट्वाइस दिस स्पीड? R इज इक्वल्स टू K, तो अपनी जगह पे आएगा, X में उसी तरह से लिखूंगा क्योंकि स्पीड अब उसने इसी X के हिसाब से बताया हुआ है। अब स्पीड क्या हो गई उसकी? स्पीड क्या हो गई? डबल। डबल के लिए क्या लिखूं? 2x का होल स्क्वायर, राइट?
तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 30/x² मल्टीप्लाई बाय 4x² मल्टीप्लाई बाय 4x²। तो x² और x² ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। x² और x² क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आगे सिंपल मैथ्स है, तो यहां से 30 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 120। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 120। समझ आ रही है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 120। सो यहां पे लिख देते हैं r इज इक्वल्स टू 120। क्लियर हुआ। ये स्पीड डबल करेंगे, r जोन सी है वो कितनी हो जाएगी 120। 120 होने की वजह पता है क्या है, ये वजह नजर आ रही है, स्क्वायर होना था जी। ठीक है, 120 क्यों ही आपके जहन में आ रहा होगा ना कि एक सर्टेन स्पीड पर 30 है, तो जब स्पीड डबल करूंगा तो 60 हो जानी चाहिए। वो पता है कब होता है, तब होता है जब स्क्वायर नहीं था। जब स्क्वायर है तो वो डबल के बजाय वो 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर ये क्यूब होता ना, यहाँ पे जरा सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो ये फिर 2 का क्यूब आता, फिर वो 8 मल्टीप्लाई बाय 30 होता। फिर क्लियर हो रही मेरी बात, फिर वो 8 मल्टीप्लाई बाय 30 होता। वो बात दुरुस्त है कि जब आप स्पीड बढ़ाते हैं एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है बढ़ने का वो कैसा है, स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के साथ बिहेव कर रहा है। वो एक तरफ r है, दूसरी तरफ s का स्क्वायर है। यहां से आप मिसाल के तौर पे s को डबल कर रहे हैं, यहां से रेजिस्टेंस उसकी 4 गुना बढ़ जाएगी। आप s को मिसाल के तौर पे 3 टाइम्स करेंगे, वो अब सोचे 9 टाइम्स बढ़ जाएगी वो रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे स्पीड को 4 करेंगे, वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। वजह सिर्फ क्या है, इसका मौजूद होना। ये कौन है, स्क्वायर है ये। इसको यूं समझा जाता है, जब आप फिजिक्स की दुनिया में रहते हैं तो आपको पता होती है ये बात, ये जो 2 क्वांटिटीज हैं, ये r लीनियर क्वांटिटी है और s स्क्वायर जो सा है ये लीनियर क्वांटिटी नहीं है। समझ आ रही है, पावर इसकी चेंज हो चुकी है। अब r को s को मिसाल के तौर पे 1 रखेंगे तो एक सर्टेन r आता है, s को 2 कर दें r 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, s को 3 कर दें 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, s को 20 रखें 400 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये इफेक्ट किसकी वजह से आता है, स्क्वायर की वजह से आता है। क्लियर हुआ। तो इसको याद रखें, स्क्वायर की वजह के इफेक्ट। अगर क्यूब होता तो फिर इफेक्ट कैसा था, स्पीड अगर आप डबल करते तो रेजिस्टेंस क्या होनी थी, बताएं मुझे, रेजिस्टेंस क्या होनी थी अगर स्पीड का क्यूब होता, 8 टाइम्स इंक्रीज कर। अगर ये सवाल ऐसा होता, अगर सुन लो पहले एक दफा, इफ ये सवाल ऐसा आ जाता, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोई इतनी खास स्पेशलिटी नहीं है भाई, वैसे मैंने पता नहीं इतना हाइप क्रिएट कराई गई थी इसकी। S क्यूब होता, अगर S को हम डबल कर देते तो R के ऊपर क्या बिहेवियर आता है इसका, 8 टाइम्स। S को मैं ट्रिपल कर देता तो R कितना बढ़ता, 27 टाइम्स बढ़ता। ठीक है, दिमाग इधर ही है ना। अगर S हमारा 4 टाइम्स हो जाता तो स्पीड की रेजिस्टेंस कितनी बढ़ती, 64 टाइम्स, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है 64। अगर ये मैं 5 टाइम्स इंक्रीज कर देता तो ये 125 टाइम्स इंक्रीज कर जाती। बिहेवियर समझिए, समझ आ रही बात ये कि नहीं समझ आई, क्लियर हुई। यही चीज और किस पर भी आ सकती है, ये ऐसे भी पूछ सकता है वो आपको, मतलब गिवन पे तो उसकी अपनी मर्जी है, वो ऐसे भी दे सकता है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं, वो ऐसे भी दे सकता है, R could be directly proportional to the square root of S। तो इसका मतलब क्या है, जो काम आपने यहां पे किया एग्जैक्ट सेम स्टेप्स कहां पे अप्लाई करने हैं, यहां पर अप्लाई करने हैं। जो वैल्यूज उसने सर्टेन का लफ्ज इस्तेमाल किया वो x डाल दो और बस सॉल्व करते रहो साथ साथ। क्या ख्याल है, समझ आ रही मेरी बात कि नहीं। नेक्स्ट सवाल लिखें। एनी कंफ्यूजन। आज से पहले जितने सवाल हुआ करते थे याद रखें, उनमें क्या था, उनमें सिर्फ फर्क क्या था, उसमें सिर्फ फर्क क्या था, ये चीज गिवन होती थी। ऐसा ही है कि नहीं। इसकी मदद से क्या होता था, ये पूरी k की वैल्यू आ जाती थी। जैसे
अगली पिछली दफा था r इक्वल टू सम 20 s स्क्वायर, ऐसे लिखा होता है ये। तो हम अगली दफा s की वैल्यू एग्जैक्ट पुट करते हैं और हम r एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें भी यूं समझ लें कि इनडायरेक्टली एग्जैक्ट ही दिया हुआ है उसने। एक दफा उसने कहा x, दूसरी दफा कहा इसी x का डबल, तो वो x और x आखिर में कैंसिल आउट हो गए थे ऊपर नीचे। ठीक है, ओके। एक सवाल लिखें, r is proportional to the cube of q, r is proportional to the cube of q, r is proportional to the cube of q. It is known that P is 24 It is known that P is equals to 24 for a given value of particular value of q, किसी एक वैल्यू ऑफ q के लिए p की वैल्यू होती है 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ p find the value of p when this value is halved, जब वो वैल्यू क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ओ गलत हो गया, सॉरी, ये लिख लो, ये लो। और मतलब वो वेरिएबल्स सेम है, नहीं कि आप सेम वेरिएबल्स चूज करने हैं। राफे शमास नजर आ रहा है? अच्छा जी, सुने एवरीवन, अब ये भी वही सवाल है लेकिन तर्ज थोड़ा सा क्या हो चुका है, वेरिएबल्स मुख्तलिफ और उसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी के वेरिएबल्स के साथ साथ उनकी पावर्स भी क्या है, डिफरेंट हो चुकी है। कहता है P is proportional to the cube of Q। प्रोपोर्शनल का मतलब कौन सा है, डायरेक्ट इनवर्स। ये डायरेक्ट भी आ सकता है सवाल में और इनवर्स भी आ सकता है, एक ही बात, अल्फाज पे गौर करना है, ठीक है ना। टू द क्यूब ऑफ Q, ये क्यूब ऑफ Q क्या चीज है, Q का क्यूब हो गया ये, और ये क्या है, ये तो वैसे ही P है। इट इज नोन दैट P is equals to 24 for a particular value of Q। वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Q क्या होगी, हमें नहीं पता, वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो जो पहली बात है, फर्स्ट लाइन से हम ये ट्रांसलेट कर लेते हैं कि P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ Q। पहली बात से हमने क्या ट्रांसलेट कर लिया, P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ Q। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, P is equals to K टाइम्स Q का क्यूब। सबको समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है? अच्छा, अब यहां से अगली कहानी प्रोड्यूस होनी है। कहता है P की वैल्यू 24 है, किसके लिए, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Q। नॉर्मली क्या होता था, कल तक, परसों तक, पिछले कॉन्सेप्ट तक, वो आपको P की वैल्यू भी देता था और वो जो P की वैल्यू 24 है ये किस Q की वैल्यू के लिए आई है वो भी देता था। और कोई मुझे बता सकता है क्यों देता था वो, एनीवन कोई बता सकता है कि वो P और Q की वैल्यूज दोनों एक दफा सवाल में लाजमी देता था, क्यों? बॉयज में से कोई बताए, कोई भी बता दे, बोले। K निकालने के लिए, हमेशा क्या निकालने के लिए, K। ये थीम चल रही है, क्वेश्चन चल ही इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पे रहा है, हमेशा K निकालने के लिए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इधर भी उसने यही काम किया। कहता है इट इज नोन दैट P इक्वल्स टू 24 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Q, यानी कि P की वैल्यू 24 होगी किस वैल्यू ऑफ Q के लिए, X के लिए। और अगला सवाल इसी के मुनासबत से चल रहा है, क्योंकि Q प्रॉपरली नहीं दिया उसने, एक एम्बिगुअस अंदाज में बात की है, एक कंफ्यूजन वाले अंदाज में बात की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी उसने। लेकिन हम निकाल सकते हैं इसको, कैसे?
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालनी है किसके लिए, व्हेन दिस वैल्यू इज हाफ। पहले x थी, अब क्या हो गई 1/x हो जाएगी। पहले अगर आपने एज्यूम की हुई है ना जो भी वैल्यू, अब क्या हो जाएगी 1/that वैल्यू हो जाएगी। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही? आ रही है? नहीं समझ आई? क्लियर हो रहा? अब ये सॉरी ओहो मैंने गलत किया है, x/2 होगा, बिल्कुल सही। चलें जी, यहां पे जब हम सबसे पहले क्या करते हैं k निकालते हैं, तो p की वैल्यू डालें मोमिना, p की वैल्यू निकालें, p की वैल्यू डालें 24, k अपनी जगह पे, q की जगह क्या डाल देंगे तो ये x³ हो जाएगा। k का आंसर कितना आएगा यहां से मोमिना 24/x³ हो जाएगा। अब इस k को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो जो ये क्या बन जाएगा p इज इक्वल्स टू 24/x³ और साथ क्या आ जाएगा q³। ये इस इक्वेशन को क्या कहते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, द इक्वेशन विच इज कनेक्टिंग p एंड q, ये भी कह सकते हैं या जनरल इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यह है आपकी कौन सी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। यहां तक किसी का सवाल है तो बताएं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात है फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन दिस वैल्यू इज हाफ्ड। अब मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा, दिस वैल्यू इज हाफ्ड, p इज इक्वल्स टू 24/x³ मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज हाफ्ड। दिस वैल्यू कौन थी, x थी, x को हाफ किया क्या बन जाएगा x/2। x/2 क्वार्टर होता है लफ्ज 1/4 के लिए या x/4 के लिए, हाफ लफ्ज होता है किसके लिए x/2 के लिए, डबल लफ्ज होता है किसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2 के लिए, ट्रिपल लफ्ज होता है किसके लिए मल्टीप्लाई बाय 3, थ्राइस का लफ्ज होता है किसके लिए मल्टीप्लाई बाय 3। समझ रहे मेरी बात के नहीं? इसका क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब क्या करें, ब्रैकेट्स को ओपन करें, 24/x³ मल्टीप्लाई बाय x³/2 8, ये क्यूब और ये क्यूब क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट, 8 1s आर बॉयज एंड 8 3s आर, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। समझ आई सारों को कि नहीं? p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। 2 का जो क्यूब था x, जैसे नहीं यहां पे सुनो, यहां पे आपने क्या लिखा हुआ था, ये मैं रेड से करता हूं ताकि हाईलाइट हो जाए। पिछले पार्ट में 2x का जब होल स्क्वायर किया था तो 2 का भी स्क्वायर होता है और x का भी स्क्वायर होता है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था। यहां पर x का हाफ आपने किया ना, यानी कि जो पहले आपने सर्टेन वैल्यू ऑफ q के लिए p की वैल्यू 24 आ रही थी, तो अब वही सर्टेन वैल्यू हाफ कर दी गई, तो q पे क्या असर पड़ेगा, p पे क्या असर पड़ेगा। जब आपने q आपने किया हाफ, p कितना हो गया, p कितना हो गया 3 हो गया, p कितना हो गया 3 हो गया। कैसे कैसे, x/2 का क्यूब लिया आपने, x का क्यूब क्या होता है x³, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 1s आर एंड 8 3s आर 24 हो गया, x³ और x³ क्या हो गए कैंसिल आउट, आंसर कितना आया 3 आया। तो ये 3 किसका आंसर है, p का आंसर है। तो इसका मतलब है जब आपने वो जो q की वैल्यू को हाफ किया, p हाफ नहीं हुआ, p 8 टाइम्स छोटा हो गया। जब आपने q को छोटा किया, कितना हाफ किया, मतलब हाफ का मतलब क्या होता है छोटा करना। अच्छा, एक बात जरा ध्यान रखें, यहां पे जो मेन गौरतलब बात है वो पता क्या है, वो ये है ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ q, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ q। अब जनरली मैथमेटिक्स इसको क्या कहता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू जब नहीं पता होगी आप इसको x कह देना, ये है उसके स्टैंडर्ड रूल्स। वंस यू हैव लर्न दीज वैल्यूज, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया, ये पर्टिकुलर वैल्यू को आप x करके सॉल्व कर रहे हैं, आप दुनिया का हर सवाल भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपको आइडिया होता है कि अगर मैं कोई भी डमी वैल्यू ले लेता हूं, कोई भी डमी वैल्यू आप ले लें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपने x लिया ना, आप x ना लें, आप x की जगह कोई भी वैल्यू लें, लेट्स से 40 ले लें, क्या ले लें 40 ले लें। वैसे मिसाल ले रहा हूं,
मैं इससे भी आसान की तरफ जाऊंगा, 40 ले लें। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड द रेजिस्टेंस इज 30। लेट्स से दैट, जस्ट लेट से दैट इट इज 40। अगली दफा क्या करेंगे, ट्वाइस दिस स्पीड यू विल राइट 80 ओवर हियर। If you have written 40, you will write 80 over here. Naturally, they will cancel out with each other. जहां पे यहाँ पे x और x कैंसिल हुआ, वहां पे वो जो 40 का स्क्वायर था और वो जो 80 का स्क्वायर था वो भी कैंसिल आउट ही होंगे आखिर में, और आंसर एग्जैक्ट हूबहू ही आएगा। समझ आ रही? अगर आपने यहाँ पे लिया हुआ है x, certain x is 30, you have to take the twice the speed as 60. अगर यहाँ पे आपने लिया है let's say 100, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, 200 कंसीडर करना पड़ेगा। सो व्हाट आई वांट टू से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप कोई भी वैल्यू x की लेते हैं ना, अगली उसकी डबल होनी चाहिए। आपका आंसर हमेशा 120 पे एंड करेगा। सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट मेथड, एक को 1 कह दें, दूसरे को 2 कह दें। मैंने x कहा, दूसरे को 2x कह दिया। मैंने एक को क्या कहा, x, दूसरे को क्या कह दिया, 2x। आप कोई भी वैल्यू ले सकते थे। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, आप 20 लेंगे तो आपको दूसरा 2x 40 करना पड़ेगा। आप 100 लेंगे तो ट्वाइस को आपको 200 कहना पड़ेगा। आपको वही वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करनी पड़ेंगी, वही आंसर्स निकालने पड़ेंगे, और नेचुरली इट विल एंड अप टू 120। इट विल नेचुरली एंड अप टू, लेट्स जस्ट कंसीडर अ सिंपल केस। मैं यहाँ पे जहां पे मैंने x लिया, मैं मिसाल ले रहा हूं, मैं x की जगह पे 10 ले लेता हूं, ठीक है? तो ट्वाइस दिस स्पीड की जगह में क्या लेना पड़ेगा, तो मैं कहीं पे x नहीं इस्तेमाल करने वाला। I am just replacing all the x with 10 and all 2x with 20. You will see that the answer will be same. K might be different, but answer will be same. Let's say that change कर रहा हूं पेन। यहां पे क्या डाल दिया हमने, 10। यहां पे क्या डाल दिया मैंने, 10 का स्क्वायर। समझ आई मेरी बात कि नहीं? यहां पे एक बात, मैं यहां पे इसको ले लूं 1, इसको क्या ले लूंगा, 1 का डबल, दैट इज 2। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा सवाल। उसने कहा नहीं है कि ये 1 है, उसने क्या कहा, सर्टेन। तो जब आप इसकी किताबी डिक्शनरी वाले अल्फाज पे जाएंगे ना, मैथ्स की डिक्शनरी, सर्टेन स्पीड, तो कभी भी आपको 1 नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर यू गो फॉर द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, सो इट मीन्स इफ अ सर्टेन स्पीड इज दिस, मीन्स x, सो उस सर्टेन का ट्वाइस इट विल बी 2x। जैसे उस बच्चे ने आर्गुमेंट किया, तो ये आर्गुमेंट वैसे ही मैंने आपसे शेयर करना था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप उस सर्टेन स्पीड की जगह पे करना मत, हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी के इस स्पेशल केस में आप ऐसे कर लें, मुझे उससे एतराज नहीं होगा। जब एक दफा आप एक नंबर को रैंडम एक वेरिएबल अलॉट करते हैं और अगली दफा एक्सप्रेशन उसी वेरिएबल का डबल, हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, इस टाइप की वर्डिंग्स का निकल रहा हो, कर सकते हैं आप, ठीक है? लेकिन सिंस यू गाइज आर नॉट टीचर्स, सो यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो जब तक हम एग्जाम तक नहीं पहुंचेंगे, उस वक्त तक 50-50 सवाल हमने 60-60 सवाल एक एक टॉपिक के किए होंगे, तो तब तक आप चैंपियन बनेंगे। उसके बाद आपको इजाजत है, लेकिन तब तक आप इतने केयरफुल होंगे कि तब भी आप ये काम नहीं करेंगे, तब भी आप एक्स ही बोलेंगे उसको, ठीक है जी? ये क्वेश्चन कर सकते हैं और मार्क्स भी आपने कहा खुद ही मिल जाएंगे, बट आई थिंक एक चीज होती है कि एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन कैसे पड़ता है। नो इंप्रेशन, एग्जामिनर सिर्फ जो लिखा होता है वो नंबर देता है, इंप्रेशन की कोई नंबर नहीं देता, ठीक है? साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है ये, आपके जो लिखेंगे उसका नंबर मिलेगा। यू विल गेट मार्क्स, यू विल गेट मार्क्स नो मैटर व्हाट यू राइट। बट ये जो आप लिख रहे हैं ना, 1 करना, फिर 2 कहना, 10 के 20 कहना, फिर 100 को 200, इस तरह से, ये सिर्फ चंद सवालों में आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकते हैं। ये हर दफा आपको हेल्प आउट नहीं करता, ये जो प्रोसीजर जिसको आप अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन जो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, ये हमेशा आपको हेल्प आउट करता है हर जगह में। मतलब आप अलजेब्रा करते हैं, इफ यू नो नथिंग यू जस्ट कॉल इट एक्स। इफ यू आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, यू डोंट नो द वैल्यू, जस्ट कॉल इट एक्स। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एंगल सॉल्व करते हैं, इफ यू डोंट नो द वैल्यू जस्ट कॉल इट एक्स एंड हेंस यू विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स। जो भी मेथड आपको आता है उस हिसाब से। समीर, कौन सा? ये मैं इतनी बड़ी जो कहानी सुनाई है ना, ये जो पूरी हीर रांझे की कहानी, ये इसीलिए सुनाई है कि ये सिर्फ इस खास जगह के लिए ठीक होगा, ठीक है? आपने स्कूल एग्जाम्स नहीं देने ना, या आपने मैडम के एग्जाम देने 8वीं क्लास के, हाँ ठीक है? आपने तो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स देने, तो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स तो कभी भी लिहाज नहीं करता, वो तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी देता है जो आपका सेकंड पेपर है। तो जब आपको क्लियर हो जाए तो आप इस्तेमाल कर लेना, ठीक है? सो डू नॉट मेक इट थंब रूल कि हम हमेशा ये इसी तरह से करेंगे।
इसको थंब रूल मत बनाए, ये अल्फाज मेरे कितने आसान है। इसको पत्थर पे लकीर मत बनाए, जो असल तरीका है स्टैंडर्ड वो एक्स वाला है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, मैं इजाजत दे रहा हूँ, करें इसको। लेकिन मैं आपको जानता हूँ ना, आपकी एज क्या है, 14, 15, 16 साल है, 17 साल है आपकी एज। सो आप गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? इसलिए गलती कम करो। पहले जब एग्जाम तक पहुंचोगे, फिर मैं बोल रहा हूँ एग्जाम तक पहुंचोगे, फिर इजाजत है जो दिल करे करते रहना, ठीक है। अभी जो बच्चा कहता है ना 1 और फिर वहां पे लिखता है 2, तो उससे मैं पूछूं कॉन्सेप्ट वाइज कि यार आपको किसने कहा था कि ये 1 है और वो 2 है? ये 2 और 4 भी तो हो सकता था, ये 3 और 6 भी हो सकता था, ये 10, 20 भी हो सकता था, 40, 80 भी हो सकता था, 100, 200 हो सकता था, मिलियन, 2 मिलियन हो सकता था। आपको किसने कहा ये 1 और ये 2 है? अगर आपको इसका जवाब देना आ गया ना मेरे सवाल को, तब मैं बोलूंगा हाँ आप हर सवाल में इस्तेमाल कर लें। अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब आपको जवाब इसका नहीं पता। तो आप हमेशा x और 2x इस्तेमाल करेंगे। लफ्ज ये होना चाहिए कि सर आप कोई मर्जी वैल्यू ले लें, जो जितने भी पेयर आपने बोले हैं आप उनमें से कोई भी पेयर आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्डिंग्स उसकी ऐसी हैं कि एक जो वैल्यू होगी दूसरी उसका डबल होगा, तो हम उसकी वर्डिंग्स के मुताबिक कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। समझ आ रही है? तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी x थी और उसका डबल तो क्या था, 2x था। नहीं समझ आ रही मेरी बातें? आ रही है? तो आप ऐसे कर सकते हैं, मुझे इससे एतराज नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जब तक हम एग्जाम्स तक नहीं पहुंचते हम x वाली बातें हम करें, ठीक है, ताकि एक हैबिट बन जाए, एक कह लें कि आइडियल सोल्यूशन निकालने की, आइडियल आंसर्स निकालने की एक हमारी आदत सी बन जाए। क्या ख्याल है? ठीक है। लेकिन फिर भी दूसरी तरह लिखोगे नंबर मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझ लो, नंबर्स खुद ब खुद आते रहेंगे, आप नंबर्स में क्या है। लेकिन फिर भी बिल आ रहा है, वो किस चीज का बिल होगा? एनीवन बता सकता है मुझे कोई? यस, लाइन रेंट। बिजली की जो लाइंस बिछी हुई हो तो उसका रेंट आता कि नहीं आता? 200 रुपए हो सकता है, 300 रुपए हो सकता है, बहुत कम होगा, बट लाइन रेंट आपको देना पड़ेगा। और अगर वो आप, और ये तो है बेसिक, अगर इवन इफ यू डोंट यूज एनी यूनिट्स स्टिल यू हैव टू पे सम मनी, यस और नो? बताएं बच्चों, ऐसा होता है ना? अगर आप कुछ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो उन यूनिट्स के ऊपर कौन सा मेथड लगता है? यूनिटरी मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है? यूनिटरी मेथड लगता है। एक यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो एक यूनिट के पैसे प्लस लाइन रेंट, 2 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो 2 यूनिट्स के पैसे प्लस लाइन रेंट, 3 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो 3 यूनिट्स के पैसे प्लस लाइन रेंट। तो जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उतने यूनिट्स के पैसे प्लस लाइन रेंट। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो यूं समझ लें कि ये दोनों यूनिटरी मेथड नहीं है। आप जब बढ़ाते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स को तो जो टोटल बिल है या जो टोटल कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं है कि मतलब आप उसमें, क्योंकि इसमें अगर आप यूनिट्स ना इस्तेमाल करें तो आपकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 0। यूनिट्स 0 तो कॉस्ट भी क्या होगी? 0 होनी ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? आप यूं कहें कि आप इसमें जो कॉस्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स के। n मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, c फॉर कॉस्ट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और जब हम इसको बनाएंगे किसमें? c इज इक्वल टू k टाइम्स n, यस और नो? प्रोपोर्शनलिटी को हम तब्दील करेंगे तो क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू k टाइम्स n। n क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। c क्या है? टोटल कॉस्ट, यस और नो? जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मतलब कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? ये तो वो वाला तरीका हो जाए ना किसी ऐसे मुल्क में जहां पे आप यूनिट्स ना इस्तेमाल करें तो कॉस्ट भी ना देनी पड़े। क्या ख्याल है बच्चों? ये किसी ऐसे मुल्क की बात होगी जहां पे, लेकिन ये नॉर्मल एक बात बताऊं, ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। आप यूनिट्स ना इस्तेमाल करें आपको फिर भी कुछ ना कुछ चीज देनी पड़ती है उनको। यूनिटरी मेथड में ये चीज प्लस आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स्ड अमाउंट आपको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। ये फिक्स्ड अमाउंट क्या होता है? इट्स नॉट टैक्स, इट इज लाइन रेंट। ये क्या होता है? लाइन का अपना रेंट होता है। लाइन रेंट भी कह सकते हैं, या जो रेडियो पाकिस्तान, मनी फॉर रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी फीस। आप कभी बिल खोल के देखा आपने बिजली का? उसमें पीटीवी भी लिखा होता है। आप कभी देखते नहीं है, बट पीटीवी के पैसे आपको देने पड़ते हैं।
probably they are 50 rupees per month or 100 rupees, I don't know, but it's like 40, 50 या 100 rupees. बहुत कम पैसे होते हैं, लेकिन ये कम पैसे नहीं है, या पूरी आबादी पे आप देखें तो भी बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं इसके। आप में से कितने लोग पीटीवी देखते हैं? 1-2 शायद, या नहीं देखते, नॉर्मली नहीं देखते। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स गवर्नमेंट वाला इदारा, तो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। खैर, सवाल लिखें जरा। द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, द टोटल कॉस्ट ऑफ electricity supply to a house is the total cost of electricity supply to a house is found by adding two charges is found by adding two charges which are fixed standing charge, which are fixed standing charge and charge of each unit of electricity used. Charge of each unit of electricity used. The total cost of 100 units is $22. Other costs are given in the table below. Number of units used, और नीचे टेबल में लिखिएगा टोटल कॉस्ट। $22 यूनिट्स के लिए सॉरी $22, 200 यूनिट्स के लिए 27, 500 यूनिट्स के लिए 42, 1000 यूनिट्स के लिए 47, 1000 यूनिट्स के लिए 47, से निकल रही थी। अगर हमें 1 यूनिट के पैसे पता चल जाए, हम वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे कि नहीं? क्यों बच्चों? अगर हमें 1 यूनिट के पैसे पता चल जाए, जिस तरह 1 यूनिट के अगर कुछ पैसे हैं 2 के डबल होंगे, 3 के उससे डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, 4 के मल्टीप्लाई बाय 4 होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं?
मतलब C इज इक्वल्स टू, वेरिएबल्स बताएं कौन से, फिक्स चार्ज की जगह B लिख दूं, C कॉस्ट इज इक्वल्स टू B प्लस N मल्टीप्लाई बाय, क्या लिख दूं N की जगह, N के साथ किसको मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट के लिए क्या लफ्ज X कह दें बॉयज, क्यों जी बताएं, X कह दें या A बोलें, चलें A कह देते हैं। वेरिएबल्स आपकी मर्जी के, मुझे इससे एतराज नहीं है, मैं उधर बना देता हूं, उधर लिख लेता हूं। पहले जरा समझ लें, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कॉस्ट हमारी कैसे निकल रही है, टोटल कॉस्ट दो चीजों को ऐड करके, एक फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज को और दूसरा किस चीज को, कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वाज यूज्ड। पहले हम लोगों ने क्या कहा कि नॉर्मली होना असूली तौर पे क्या चाहिए था, असूली तौर पे मुझसे पीटीवी के पैसे भी नहीं लेने चाहिए थे, मैं तो देखता ही नहीं हूं, क्या ख्याल है, मुझे लाइन रेंट भी ना देना पड़ता अगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। असूली तौर पे आप और मेरे जहन में ये बात आती है ना, एक बंदा अगर एक महीने के लिए चला जाता है कहीं और, तो वो उस जगह का बिल देगा, अपने पिछली जगह का क्यों बिल दे, तो जितनी जगह ज्यादा हैं वो हर जगह का बिल दे रहा है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा उनको, लेकिन बिल दे रहा है बेचारा। सो उसने कहा है कि ऐसे होगा, कुछ भी कर लें ऐसे होगा, फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज एंड चार्ज ऑफ ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। यूनिट नहीं इस्तेमाल कर रहा, फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज लाजमी उसने देना है। मैं अगर एज ए टीचर आपको बताऊं तो ये वो लाइन रेंट होता है, आप यूज करें ना करें आप उसका रेंट पे करेंगे। आप कहते तो हैं कि बिजली का मीटर मेरा अपना है सब कुछ, वो लेकिन वो आपको रेंट पर दिया गया होता है। जो मीटर आप खरीदते हैं ना वो रेंट पर खरीदते हैं, किससे, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट किसी भी टाइम आके वो कनेक्शन आपका काटती है ना कनेक्शन, तब जब आप पैसे नहीं पे कर रहे होते उनको। क्यों? क्योंकि आप रेंट पे रह रहे हैं। जैसे आप रेंट पे रहें, आप घर में रहें, रेंट पे रहें, आप किराया नहीं देंगे तो मालिक आपको घर से बाहर निकाल देगा, आपको वो जो चीज है उसको इस्तेमाल करने से रोक देगा। तो गवर्नमेंट आपको अपनी बिजली इस्तेमाल करने से कैसे रोकती है, वो बिजली काट देती है, करती है कि नहीं करती इस तरह। सो खैर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, हम निकालेंगे C इज इक्वल टू A प्लस BN कह देता हूं, ठीक है। A किस चीज के लिए है, बोलो, फिक्स्ड चार्ज, और N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, यस और नो, समझ आ रही है बच्चों। और B क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, वेरी गुड। B क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, मतलब ईच का मतलब है 1 यूनिट, 1 यूनिट कॉस्ट, 1 यूनिट के पैसे, जितने यूनिट से इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाई बाय n, यूनिटरी मेथड से, ठीक है। A क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि A क्या है, फिक्स चार्ज है, वो करें ना करें आपने पैसे देने हैं उसको, ठीक है। ये बात बच्चों बताइए, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन समटाइम उस पर भी लगते हैं, अगर आप गाड़ी रेंट पर ले लें, अगर ये क्वेश्चन समटाइम उस सिनेरियो में मुझे याद आ गया, इस्तेमाल हो सकते हैं। गाड़ी रेंट पर ले लें, 1 दिन के रेंट पे आपको गाड़ी मिल गई, समझ आ रही है, जरा सुनना इस सिनेरियो को सुनना, मुझे एक एग्जाम का क्वेश्चन याद आ गया। रेंट पे गाड़ी दी हुई थी, एक तो फिक्स्ड चार्ज होता है और एक और चार्ज भी होता है कि अगर आपने 800 किलोमीटर से ज्यादा इस्तेमाल की गाड़ी तो आप किलोमीटर के भी पैसे देंगे। नंबर ऑफ किलोमीटर ज्यादा हुए तो और भी ज्यादा पैसे देंगे आप। एक तो फिक्स चार्ज है, 1 दिन का रेंट है मिसाल के तौर पे, वो तो देना ही देना है। और अगर मिसाल के तौर पे आपने उस 1 दिन के अंदर 800 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चला ली, आप फिर भी पैसे देंगे और पैसे देंगे उस फिक्स चार्ज के अलावा। तो मतलब अगर वो डिपेंड किया जाएगा कि 800 से कितने किलोमीटर ऊपर उसने ड्राइव किया। अगर 100 किलोमीटर ऊपर किए तो वो 800 किलोमीटर तो उसी 1 दिन के रेंट में ही वो पे कर देगा। 100 किलोमीटर जो ऊपर किया उसके अलग से पैसे देगा, 200 किलोमीटर डबल देगा, 300 किलोमीटर उसके भी डबल देगा, ट्रिपल, यानी कि 400 किलोमीटर ऊपर चला गया उसके उतने यूनिटरी मेथड से पैसे देगा। तो ये हर उस सिनेरियो में क्वेश्चंस अप्लाई हो सकते हैं जहां पे एक फिक्स चार्ज हो और एक इंक्रीज चार्ज हो बेस्ड अपॉन यूजेज। इंक्रीज यूजेज होगी, इंक्रीज अमाउंट देनी पड़ेगी। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं?
एक फिक्स चार्ज और एक जितना इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं उतने ज्यादा पैसे। सो ये हमने जनरली मेरे जहन में आ गई बात तो हमने कर लिया। अब सवाल लिखें, फाइंड द उधरी सवाल है फाइंड द फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज, फाइंड द फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज एंड चार्ज ऑफ ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फाइंड द fixed charge and cost of each unit of electricity. Find the fixed charge and cost of each unit of electricity. ठीक है बच्चों, अब ये फिक्स चार्ज को हमने क्या बोला हुआ था, ये हमारा वेरिएबल, आप वेरिएबल अपनी मर्जी के बना सकते हैं, ये हो गया हमारा ए, एंड कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हमने क्या कहा था, ये कौन है हमारा बी है। अब ए और बी निकालना है हमने इस एक्सप्रेशन में। गिवन क्या है हमारे पास, टेबल। इस टेबल में दो वैल्यूज गिवन है, एक एन की वैल्यू भी गिवन है हमें और उसी एन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉस्ट सी की वैल्यू भी हमें गिवन है। यस और नो, समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? अगर हम n 100 यूज करें तो c कितना होगा 22, n 200 इस्तेमाल करें तो c कितना होगा 27, और इसी तरह चार टोटल वैल्यूज है, कोई सी भी दो इस्तेमाल करें। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन में जो ये लिखी हुई है c इज इक्वल्स टू a प्लस बी एन, एक इक्वेशन इससे बनेगी, कॉस्ट इज हाउ मच 22 इज इक्वल्स टू a प्लस b times n is 100. Can I write it like this? Can I write it like this? Equation number 1 from the table. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, एक तो ये इक्वेशन बन गई और एक और इक्वेशन, क्या हमें इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक ये इक्वेशन भी हो सकती है और एक ये इक्वेशन भी हो सकती है। 27 इज इक्वल्स टू a प्लस 200 बी, यस और नो। मैं ऐसे भी तो लिख, ऐसे मेरे पास चार इक्वेशंस बनेगी, लेकिन मुझे कोई सी दो चाहिए, कोई सी भी दो इस्तेमाल कर ले। ठीक है अलिशा वसीम, कोई सी भी दो इस्तेमाल कर ले। ठीक है, चार हो सकती है, हम कोई सी भी दो यूज कर लेते हैं। दो इस वजह से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए चार इक्वेशनें होती हैं, दो होती हैं, चार होती है, दो होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन गर्ल्स एंड बॉयज, साइमल्टेनियस इक्वेशन उन इक्वेशंस को कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाएं। क्या आ जाएं? एक से ज्यादा वेरिएबल्स। कोई बॉयज में से मुझे बता सकते हैं इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं? यस, एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन। इसके अलावा भी दो मेथड्स होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक मैट्रिक्स वाला मेथड भी है। लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ बात करेंगे एलिमिनेशन की या सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन इज रिलेटिवली इजियर। हम एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के दूसरे में पुट कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सुने, अच्छा ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को मसला है तो प्लीज बता दें, यहां तक किसी को मसला है तो बता दें। दो इक्वेशंस बनाई, वी कुड हैव मेड 4 इक्वेशंस, रिक्वायर्ड नहीं है, 2 इक्वेशंस चाहिए थी, दोनों बना दी हमने। क्लियर हुई? आसान जो मुझे लगी मैंने वो 2 चूज कर ली। ठीक है कि नहीं? ठीक है अलीशा, चलें सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 2 and 1 दे आर सॉल्व्ड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सो मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्विंग equation 1 and equation 2 using substitution method. Using substitution method. Substitution method, एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ, दूसरी इक्वेशन में क्या कर दो, उसको पुट कर दो। एक इक्वेशन को सब्जेक्ट बना के दूसरी में क्या कर दो, पुट कर दो। किसी को एतराज तो नहीं है? बच्चों बताइए।
हमारा एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं रिकॉल करता हूं। इक्वेशन की टाइप्स होती हैं, जिसमें से वन ऑफ द टाइप इज, कौन सी इक्वेशंस? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस किनको कहा जाता है? दोज इक्वेशंस जिनके अंदर वेरिएबल्स की तादाद एक से ज्यादा हो। आप लोगों को एक लफ्ज आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, आता है कि नहीं आता? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसमें वेरिएबल ज्यादा होंगे लेकिन हर एक की पावर 1 होगी। जब पावर 1 होगी तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा लीनियर का। जब पावर 2 होगी तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा क्वाड्रेटिक का। सुना हुआ लफ्ज पहले क्वाड्रेटिक कि नहीं सुना हुआ? बच्चों बताएं बॉयज, सुना हुआ है ना? क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है। अगर ऐसा होता ना x² प्लस y² इज इक्वल टू 9, 3x² माइनस 14y² इक्वल टू मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा एडवांस में बात है। ये पार्ट तो अलजेब्रा का है, लेकिन मजबूरन प्रोपोर्शन में भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको आती ही होगी, क्योंकि ये D2 का कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट। ठीक है, वो क्लास 8वीं में गालिबन करते हैं बच्चे। सो हम इसकी दोनों इक्वेशंस को चूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में से ए को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 22 माइनस 100b इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बच्चों? ए। 22 माइनस 100b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए। 100 को मैं राइट साइड से किधर ले गया हूँ? लेफ्ट पर। राइट पर प्लस हो रही थी तो लेफ्ट पे क्या हो जाएगी? जाके माइनस हो जाएगी। सबको समझ आ रही है ये बात? बच्चे नहीं करे बच्चों। अब ये क्या बन गया? ए की वैल्यू किसके बराबर है? 22 माइनस 100 के। अब इस पूरी वैल्यू ऑफ ए, यानी ये जो सी चीज़ है ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इसको किधर पुट कर लें? इक्वेशन नंबर, मैंने क्या 2 चूज़ कर ली, चलें 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसको ए में पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। मैं ये समझा था ये मैंने 1 लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया। कोई मसला नहीं है, कोई भी इक्वेशन आप चूज़ कर सकते हैं। तो 22 माइनस 100b इक्वल टू ए हो गया। तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ बात। अक्सर लोग पता क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। मुझे उससे एतराज़ नहीं है, कह दें कोई मसला नहीं है। तो लफ्ज़ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? पुट इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 1। अगर 2 यहाँ पे तो 1 आप लिखेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ? इक्वेशन का नाम लिखूँ या पूरा a इज इक्वल्स टू 22 माइनस 100 भी लिखूँ? नाम लिख दूँ, मतलब ये पूरा लिखूँ नाम? चलें, इसको फिर नाम क्या देना पड़ेगा? नया नाम क्या? 3। तो आप लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन कौन सी वाली? 1 2 किसमें? 1 में। क्यों 1 में? क्योंकि 2 आपने यूज़ की है तो 1 में पुट करना पड़ेगा। 1 यूज़ करते तो 2 में पुट करना पड़ता। ठीक है, किधर गया? ये आपने इस्तेमाल की थी ना, इसमें पुट कर लें। तो जहाँ जहाँ आपको ए नज़र आएगा मैं वहाँ ए की वैल्यू डाल दूँगा। ए की वैल्यू क्या है? 22 माइनस 100b, और जो 200b है वो अपनी जगह पे आ गया। सिर्फ ये वैल्यू इसमें किसकी जगह आ गई? ए की जगह आ गई। बच्चों नज़र आ रहा है कि नहीं? ये जो ए था ना, ये वाला ए, इसकी जगह मैंने सिर्फ 22 माइनस 100b लगा दिया। मेरी स्पीड स्लो इसलिए है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हमने किया नहीं है, इसलिए मैं स्लो करा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को आता हो, लेकिन ये भी है कि बहुत से बच्चों को नहीं भी आता। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं। 2 इक्वेशंस थी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। किसी भी एक इक्वेशन को चूज़ किया, और कोई भी एक वेरिएबल सब्जेक्ट के अलावा कोई भी दूसरी इक्वेशन हो, ये ना हो बस वो ये वाली के बने इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर दो, बी का आंसर आ जाएगा। जब आप ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 22 कांस्टेंट है, प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट से माइनस हो जाएगा। माइनस 100b और प्लस 200b, कितने b बन जाएंगे? ये प्लस 100b, माइनस 100 क्यों? ये प्लस 100b बन जाएगा। 200 में से 100 माइनस करें तो कितना आंसर आता है? 100। ठीक है, साइन कौन सा कॉपी होगा? बड़े वाले नंबर का। बड़ा था 200, तो साइन भी किसका कॉपी हो गया? 200 का। ठीक है, 100 और b आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। दिमाग हाजिर रखो, क्या हो रहे हैं? 100 और b आपस में
तो 100 अगर राइट पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट पर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? 27 माइनस 22 पहले से ही लिख लो 5 ओवर आंसर क्या आया? तो 5/100 इज 0.05। यस और नो? बी की वैल्यू क्या आ गई गर्ल्स एंड बॉयज? बी की वैल्यू क्या आ गई? 0.05। इक्वेशन में बी क्या था? इक्वेशन में बी क्या था? इक्वेशन में बी क्या था? इक्वेशन में कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वाज यूज्ड। बी आ गया। आधा सवाल हुआ, ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने निकाल लिया। क्या था? फिक्स्ड चार्ज निकालना है। फिक्स्ड चार्ज कौन था? ए हमने बोला हुआ था। अब ए निकालने के लिए आप अपनी बी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालो, 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो, या कोई भी इक्वेशन उस सवाल में गिवन है किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। द इजीएस्ट वन इज इक्वेशन नंबर 3 जिसमें ए पहले से सब्जेक्ट बना हुआ है। बी की वैल्यू इसमें पुट करें, आंसर निकाल लें। बी की वैल्यू इसमें क्या करते हैं? शफी पुट करें और ए के आंसर निकाल लें। तो चले मैं यहाँ पे कोई जगह देखता हूं। इधर वो थी C इज इक्वल टू A प्लस B टाइम्स N। तो इसको जब हम अपडेट करेंगे तो ये बन जाएगी C इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है बताएं मुझे? 17 प्लस B की वैल्यू क्या थी? 0.05 और N की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो N एज इट इज आ जाएगा। ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन बनी है जो इन तमाम वैल्यूज को आपस में कनेक्ट कर रही है। आप यूनिट इस्तेमाल करें या ना करें, $17 आपको देने पड़ेंगे। $17 आपका फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज है। फिर यूनिट्स बढ़ाते जाएं तो मल्टीप्लाई बाय 0.05 होगा और बीच में 17 क्या होता रहेगा? ऐड होता रहेगा। ठीक है, इसका पार्ट बी भी है, वो आप लिख लें, लेकिन आप घर से करके आना उसको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 700 यूनिट्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 700 यूनिट्स। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 700 यूनिट्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 700 यूनिट्स। दूसरा सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड। Find the number of units used when the total cost is $80. $80. बस 3 पार्ट्स हैं, घर से करके आना। फाइंड द यूनिट्स यूज्ड। when the total cost is $1,100.